Good morning, students. Welcome to my channel गर्व विथ कॉमर्स क्लास। तो भाई आज हम 11th क्लास चैप्टर सेकंड कलेक्शन ऑफ डाटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो ये चैप्टर मैंने पहले भी स्टार्ट करवा दिया था, इसकी एक दो वीडियो मैंने बना रखी, लेकिन अब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताऊंगा आपको। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन और स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है। हमने स्टैटिक्स की सिंगुलर नाउन में 5 स्टेज पढ़ी थी। सबसे पहले थी कलेक्शन ऑफ डाटा, सेकंड थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, थर्ड थी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ थी एनालाइज ऑफ डाटा और लास्ट 5वीं थी इंटरप्रेट ऑफ डाटा। ठीक है। तो सेकंड चैप्टर से हमारी जो सबसे फर्स्ट स्टेज है कलेक्शन ऑफ डाटा वो स्टार्ट होती है। ठीक है। तो यहाँ से हम वो स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे को डाटा के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। डाटा एक किस्म से हमारे लिए टूल की तरह काम करते हैं, जिससे हम अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डाटा आर द टूल विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ठीक है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर जो है सबसे पहले यहाँ पे डाटा के बारे में बताया, तो मैंने डाटा की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बताई है आपको। देखो बुक में से हर एक एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही नोट्स बनवाऊँगा आपके। तो सबसे पहले जो मैंने डाटा की डेफिनेशन बताई है, क्या होता है, डाटा आर द टूल्स विच आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। डाटा हमारे लिए एक तरह से यंत्र की तरह है, जिससे हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। किसी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ये बताया कि देर आर 8 शुगर मिल इन हरियाणा कंपेयर टू 20 इन पंजाब। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हरियाणा में शुगर मिल कितने हैं 8 और पंजाब में कितने 20। तो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे लिए डाटा है, इससे हम अपनी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले यहाँ पे है, इन्होंने बताया था प्रेजेंट चैप्टर फोकस ऑन द कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा, बट बिफोर दैट वी मस्ट नो व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, सोर्सेज ऑफ डाटा और टाइप्स ऑफ डाटा भी पढ़ेंगे। ठीक है। फिर वो कैसे कलेक्ट करते हैं, इन्होंने यह बताया है कि सबसे पहले हमारे को ये पता करना कि वाई डू वी कलेक्ट डाटा, हम डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा कोई ना कोई पर्पज होता है। जैसे हमने स्टैटिक्स की जो फीचर्स पढ़ी थी, वहाँ पे हमने उनमें एक पॉइंट पढ़ा था कि प्री डिटरमाइन पर्पज, यानी स्टैटिक्स के अंदर जो भी काम किया जाता है उसका एक पर्पज होता है, उस पर्पज को अचीव करने के लिए हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे पता, फॉर ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स द पर्पज ऑफ डाटा कलेक्शन इज टू अंडरस्टैंड, एनालाइज एंड एक्सप्लेन ए सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब इकोनॉमिक्स के लिए मतलब डाटा कलेक्ट क्यों करते हैं, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है। तो भी सबसे पहले है सोर्सेज ऑफ डाटा। देखो डाटा के 2 सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी सोर्सेज और एक सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हमने कोई भी देखो डाटा को कलेक्ट कौन करता है, इन्वेस्टिगेटर। क्या बोलते हैं हम उस पर्सन को, इन्वेस्टिगेटर। जो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा ना उसको हम इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स क्या है, अगर हमने इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट की है तो होता है प्राइमरी सोर्स डाटा। सपोज करो हम अपने स्कूल का एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक इन्वेस्टिगेटर है कोई भी, मिस्टर एक्स, उसको डीआईपी स्कूल की इन्फॉर्मेशन लेनी है कि स्कूल में कितने बच्चे हैं, कितने स्टाफ हैं और क्या क्या फैसिलिटी है स्कूल में। अगर वो इन्वेस्टिगेटर खुद हमारे स्कूल में आया है डीआईपीएस में और उसने वहाँ पे आके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो ये होता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। ठीक है। मतलब अगर इन्वेस्टिगेटर किसी भी इंफॉर्मेशन को उसके पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जाके कलेक्ट करेगा तो होता है प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्सेज, अगर वो इन्वेस्टिगेटर हमारे स्कूल में आने की बजाय कहीं और से इंफॉर्मेशन लेता है, जैसे मान लो उस इन्वेस्टिगेटर के पड़ोस में एक लड़का है, वो हमारे स्कूल में पढ़ता है, वो इन्वेस्टिगेटर हमारे स्कूल में आने की बजाय उस लड़के से इन्फॉर्मेशन लेता है, भैया आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है, क्या क्या फैसिलिटी है एट्सेट्रा। तो ये हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। क्लियर है, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है, इन विच इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अगर इन्वेस्टिगेटर पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे जाके डाटा को कलेक्ट करता है तो वो होता है प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक है। सेकेंडरी सोर्स, इफ इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट डाटा फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। तो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है दोनों की, बुक से एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है।
दोबारा बता रहा हूँ, देर आर टू सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होता है? इफ इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन इट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। और सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा क्या है? इफ इन्वेस्टिगेटर डज नॉट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन बट ही कलेक्ट फ्रॉम अदर सोर्सेज इट इज कॉल्ड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डाटा। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है आपको, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अभी टाइप्स ऑफ डाटा। सबसे पहले हमने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ डाटा, अब है टाइप्स ऑफ डाटा। देखो डाटा भी दो टाइप के ही होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप कलेक्ट करेगा अपने पर्पज़ के लिए। सपोज करो मेरे को किसी भी सपोज करो मेरे को सर्वे करना है हसनगढ़ गाँव का, ठीक है। तो मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं खुद हसनगढ़ जाऊँगा, मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं खुद वहाँ जाऊँगा, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लूँगा। जो मेरा पर्पज़ है, कोई ना कोई तो मेरा पर्पज़ है जो मेरे को वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं खुद वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी डाटा हो जाएगा। क्लियर है? यानी जो डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप कलेक्ट करता है अपने पर्पज़ के लिए, वो प्राइमरी डाटा होता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा क्या? सेकेंडरी डाटा इन्वेस्टिगेटर खुद अपने आप कलेक्ट नहीं करेगा, वो किसी और पर्सन ने या इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे हैं, हम उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। सपोज करो मैंने हसनगढ़ के जो सर्वे करना था, वहाँ की जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी मैंने खुद कलेक्ट नहीं की, बल्कि मैं हसनगढ़ गांव का जो सरपंच है उससे मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली। भाई आपके गांव की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, कितने % गवर्नमेंट जॉब है, कितने % प्राइवेट जॉब है। तो मैंने इन्फॉर्मेशन खुद कलेक्ट करने की बजाय मैंने हसनगढ़ गांव का जो पंचायत का जो सरपंच था उससे इन्फॉर्मेशन ले ली। तो ये क्या है? सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है। ठीक है भाई, देखो डेफिनेशन नोट करो। प्राइमरी डाटा क्या होते हैं? इट रेफर्स टू दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। इट रेफर्स टू दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ फॉर हिज ऑन पर्पज, इट इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद अपने आप कलेक्ट किए हैं और अपने स्वयं के पर्पज के लिए किए हैं, दे आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो सेकेंडरी डाटा, दोज डाटा विच डोंट कलेक्ट इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ बट दे हैव ऑलरेडी कलेक्ट बाय सम अदर पर्सन और इंस्टीट्यूट फॉर सम अदर पर्पज। यानी जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट नहीं किए बल्कि वो ऑलरेडी किसी और पर्सन ने या इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे थे किसी और पर्पज़ के लिए, मैंने तो केवल इन्फॉर्मेशन को उससे लिया है। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपको जब सोर्सेज ऑफ डाटा बताया था अभी पिछली स्लाइड में, प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज, उसी की तरह है ये। अगर उस इन्वेस्टिगेटर ने हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो हमारे स्कूल में खुद आया है, उसने खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो प्राइमरी डाटा हो जाएगा। ठीक है। अगर उसने स्कूल में आने की बजाय किसी और पर्सन से इन्फॉर्मेशन ले ली हमारे स्कूल की, उस पर्सन के पास थी हमारे स्कूल की इन्फॉर्मेशन, तो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। मतलब जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने स्वयं कलेक्ट किए हैं वो प्राइमरी डाटा होते हैं, और जो डाटा इन्वेस्टिगेटर ने अपने आप कलेक्ट नहीं किए बट दे आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन और इंस्टीट्यूट, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। क्लियर है भाई? अब हम इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं आराम से। नेक्स्ट यही है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहला डिफरेंस है डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। देखो कौन से डाटा ओरिजिनल होंगे, प्राइमरी होंगे या सेकेंडरी? भाई जो काम हमने खुद अपने आप किया है हम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, या किसी और ने कर रखा था हमने उससे इन्फॉर्मेशन ली, कौन से ज़्यादा ट्रस्टफुल होंगी इन्फॉर्मेशन? जो काम हमने स्वयं किया है। तो प्राइमरी डाटा ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि प्राइमरी डाटा को हम स्वयं कलेक्ट करते हैं अपने स्वयं के पर्पज़ के लिए। ठीक है। सेकेंड डिफरेंस है डिफरेंस इन सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखो जो डाटा हमने खुद अपने लिए कलेक्ट किया वो तो हम अपने पर्पज़ के लिए करेंगे, लेकिन जो डाटा किसी और पर्सन ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे थे, हम तो केवल उनको यूज़ कर रहे हो, हमारे लिए सेकेंडरी डाटा है। तो उस पर्सन ने क्या पता वो डाटा किस पर्पज़ के लिए कलेक्ट कर रखे हैं। हो सकता है उस पर्सन का कोई और पर्पज़ हो, मेरा पर्पज़ कोई और हो। तो प्राइमरी डाटा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए, सेकेंडरी डाटा कम सूटेबल होते हैं। ठीक है। थर्ड डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। हाँ भाई, कॉस्ट किस में ज़्यादा खर्चा लगेगा? प्राइमरी डाटा में, क्योंकि डाटा हमने खुद कलेक्ट करने हैं, हम खुद वहाँ पे जाएंगे, वहाँ की इन्फॉर्मेशन लेंगे, हमारा टाइम भी लगेगा, एफर्ट्स भी करना पड़ेगा, पैसा भी लगेगा। तो प्राइमरी डाटा ज़्यादा कॉस्टली है इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी डाटा, क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो ऑलरेडी कलेक्ट हो चुके हैं, हम तो उनको यूज़ कर रहे हैं। तो
ज़्यादा खर्चा किस में लगता है, प्राइमरी डाटा में। तो ये 3 डिफरेंस दे रखे थे भी दोनों में। अब नेक्स्ट बताया है कि हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड। तो जो प्राइमरी डाटा है, मतलब डाटा को जो कलेक्शन करने की जो मेथड है वो बताए गए हैं भाई यहाँ पे। देखो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के 4 मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मेथड है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट, फोर्थ मेथड है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। तो प्राइमरी डाटा को 4 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं हम। दोबारा बता रहा हूँ, फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट्स, और फोर्थ क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। जो फोर्थ मेथड है इसके 2 पार्ट हैं भाई, एक तो मेलिंग मेथड और एक है एन्यूमरेटर मेथड। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, जो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड है, इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है, देखो ये किसको कलेक्ट करने की मेथड है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने की। तो प्राइमरी डाटा तो इन्वेस्टिगेटर अपने आप ही कलेक्ट करेगा। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में देखो, इन्वेस्टिगेटर कौन होता है, जो इन्वेस्टिगेशन करता है, और हमने जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसको बोलते हैं हम इन्फॉर्मेंट्स। क्या बोलेंगे, इन्फॉर्मेंट्स। सपोज करो हमारे को मिस्टर राम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो हम तो इन्वेस्टिगेटर हैं और मिस्टर राम कौन है, इन्फॉर्मेंट्स। ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में हम मिस्टर राम से पर्सनली जाके मिलेंगे, ठीक है, और उससे उसकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेंगे। ये होता है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। यानी अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट टू द इन्फॉर्मेंट्स। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर पर्सनली मीट टू द इन्फॉर्मेंट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। यानी इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली जाके मिलेगा इन्फॉर्मेंट से और उससे इन्फॉर्मेशन ले लेगा। ये होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, देखो सबसे फर्स्ट सूटेबिलिटी है कि ये जो मेथड है ये हम बड़े एरिया में यूज नहीं कर पाएंगे। सपोज करो हमारे को पूरे इंडिया की पर कैपिटा इनकम पता करनी है। अब देखो भाई, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर हम सभी से पर्सनली मिल के उनकी इनकम के बारे में पता करें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड में हम सभी से पर्सनली मीट करते हैं। अगर हमने बड़े एरिया में सर्वे करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो ये मेथड पॉसिबल नहीं है। ये मेथड केवल स्मॉल एरिया के इन्वेस्टिगेशन के लिए पॉसिबल है। सेकेंड, एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे को ये बोला गया कि भी आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, तो ये मेथड अच्छा है, क्योंकि इस मेथड से हम स्वयं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और उस पर्सन से पर्सनली मिल के कलेक्ट करेंगे। थर्ड है, इन्फॉर्मेशन इज टू बी कीप्ड सीक्रेट। अगर हमारे को ये बताया गया भी आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो आपको वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेट रखनी है, तो ये मेथड अच्छा है फिर, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन कहीं लीक नहीं होगी, केवल इन्वेस्टिगेटर और इन्फॉर्मेंट्स के बीच ही बात रहेगी। फोर्थ क्या, एक्यूरेसी ऑफ डाटा इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। अगर हमारे को बिल्कुल एक्यूरेट डाटा चाहिए, एक्यूरेट यानी बिल्कुल शुद्ध डाटा चाहिए, बिल्कुल राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यही डायरेक्ट मेथड ही अच्छा है फिर उसमें। पांचवा, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड। अगर हमारे को ये बताया गया है कि भाई आपको जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिस पर्सन के बारे में, आपको उससे डायरेक्टली पर्सनली मिलना जरूरी है, कंपलसरी है, तो फिर तो हमारे को मेथड यूज करना ही पड़ेगा। अब इसकी मेरिट्स क्या है, सबसे पहले मेरिट्स ओरिजिनलिटी, यानी इस मेथड से जो हमारे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल ओरिजिनल होगी। एक्यूरेसी भी होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमने खुद कलेक्ट की और पर्सनली मिल के की है इन्फॉर्मेंट से। रिलेबिलिटी, रियल भी होगी इन्फॉर्मेशन, डाउट नहीं होगा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोर्थ पॉइंट क्या है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो इस मेथड में हमारे को ना इन्फॉर्मेंट्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। सपोज करो हमारे को मिस्टर राम की इनकम के बारे में पता करना है कि उसकी पर्सनल इनकम कितनी है, तो जैसे हम राम से पर्सनली मिलेंगे इस मेथड से, तो क्या होगा, हमारे को राम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, उसका बोलने का नेचर कैसा है, उसका बोलने का स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है, काफ़ी और बातों की भी हमारे को नॉलेज हो जाएगी। यूनिफॉर्मिटी, इस मेथड में यूनिफॉर्मिटी होगी क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपने आप ही डाटा कलेक्ट करता है। और इलास्टिक, ये मेथड इलास्टिक भी है कि जैसे इन्वेस्टिगेटर जब इन्फॉर्मेंट से पर्सनली मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी टाइम की कंडीशन के बेस पर अपने क्वेश्चनों को चेंज भी कर सकता है कि उसको
मतलब जैसे मान लो हम मिस्टर राम से मिले हैं, पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और मान लो राम अगर गुस्से में है, सपोज करो वो गुस्से में जवाब दे रहा हमारे को, तो हम अपने क्वेश्चनों को एट ए टाइम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेथड क्या है, इलास्टिक भी है। अब इस मेथड की डीमेरिट क्या है, देखो कमी क्या है इसमें। सबसे पहला, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया, बड़े एरिया में ये मेथड यूज नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम लग जाए, पॉसिबल है ही नहीं बड़े एरिया में। सेकंड है पर्सनल बायस, भाई इस मेथड में कुछ पर्सनल बायस यानी पक्षपात भी हो सकता है। अगर हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में कोई पर्सनल बायस यूज़ किया है तो इन्फॉर्मेशन हमारे को जो मिलेगी वो एक्यूरेट नहीं होगी, तो हम उस पर डाउट रहेगा फिर हमारा। कॉस्टली, ये मेथड ज़्यादा कॉस्टली भी है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी और एफर्ट्स भी। लिमिटेड कवरेज, केवल लिमिटेड कवरेज ही है इस मेथड की। ठीक है, क्योंकि बड़े एरिया में कवर नहीं कर पाएगा, ये केवल स्मॉल एरिया की इन्वेस्टिगेशन के लिए ही है और इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई हमारा जो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का जो फर्स्ट मेथड है वो कंप्लीट हो गया। कौन सा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। इसकी डेफिनेशन, सूटेबिलिटी, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब सेकंड मेथड पढ़ेंगे हम। सेकंड कौन सा है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो उस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में क्या था कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो इन्फॉर्मेंट से पर्सनली मिलकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, लेकिन इस मेथड में इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से पर्सनली नहीं मिलेगा, उससे पर्सनली मिलकर इन्फॉर्मेशन नहीं लेगा, बल्कि वो किसी और सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेगा। जैसे हमने मिस्टर राम की इन्फॉर्मेशन लेनी है, हम मिस्टर राम से नहीं मिलेंगे पर्सनली, बल्कि उसके पड़ोसियों से, उसके फ्रेंड सर्कल से, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है भाई। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर डज नॉट मीट पर्सनली टू द इन्फॉर्मेंट्स, यानी इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेंट से पर्सनली मीट नहीं करेगा, बट ही कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर नेबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स एट्सेट्रा। बल्कि इसमें वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेगा, उसके रिश्तेदारों से, उसके सगे संबंधियों से, उसके पड़ोसियों से। क्लियर है। सूटेबिलिटी, द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटेड लार्ज, बड़े एरिया में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं हम इससे। ठीक है। सेकेंड, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स, अगर हमारा इन्फॉर्मेंट से मिलना पॉसिबल ही नहीं है तो फिर हमारे को इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। द कंसर्न इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर इग्नोरेंस और इलिटरेसी, अगर इन्फॉर्मेंट्स जान पूछ के अपने बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या हमारे को इग्नोर कर रहा हो, या उसको नॉलेज नहीं है, वो अनपढ़ है, तो फिर भी हमारे को इनडायरेक्ट मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है वो इस मेथड को यूज़ करते हैं। जब किसी भी मुजरिम को पकड़ते हैं वो, या अगर वो मान लो पकड़ा नहीं गया, अभी फरार चल रहा है, तो उसके रिलेटिव से, फ्रेंड सर्कल से उसके बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। फोर्थ, इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स इन नेचर दैट ओनली एक्सपर्ट कैन गिव इन्फॉर्मेशन, अगर जो हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेथड अगर मान लो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हमारे को बहुत वीकली मतलब बहुत डीपली हमारे को डाटा कलेक्ट करने हैं, तो फिर हमारे को इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है। दिस मेथड इज मोस्टली यूज बाय गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कमेटी और कमीशन, मोस्टली इसी मेथड को यूज किया जाता है क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है उसमें कमी क्या है, उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, कॉस्टली है वो मेथड, दूसरा और बड़े एरिया को कवर नहीं कर पाएगा। अब इस मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स पढ़ेंगे हम। देखो मेरिट्स क्या है, वाइड कवरेज, बड़े एरिया को कवर करेगा, ये लेस एक्सपेंसिव भी है क्योंकि डायरेक्ट में ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स करना पड़ता है, लेकिन इनडायरेक्टली जो मेथड है वो उसकी कंपेरिजन में। एक्सपर्ट ओपिनियन, यूजिंग दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कैन सीक ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट एंड देयर बाई कैन मेक द इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल, इसमें हमारे को एक्सपर्ट की ओपिनियन मिल जाएगी। सपोज को जो इन्फॉर्मेंट्स है वो अपने बारे में इन्फॉर्मेशन हमारे से कुछ छुपा रहा है, या वो इलिटरेट है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हमारे को, वो अनपढ़ है, तो फिर हम उसके किसी रिलेटिव वगैरह से, फ्रेंड सर्कल से पता करेंगे तो हमारे को एक्सपर्ट ओपिनियन भी मिल जाएगी इसमें, फ्री फ्रॉम बायस, कि इसमें कोई पर्सनल बायस नहीं होता, सिंपल मेथड भी है। डीमेरिट्स क्या, लेस एक्यूरेट। देखो भाई, एक तो इन्फॉर्मेशन हम मिस्टर राम के बारे में मिलकर मिस्टर राम से ही कलेक्ट करें, एक मिस्टर राम की इन्फॉर्मेशन उसके दोस्तों से ले या उसके पड़ोसियों से ले, तो करेक्ट कौन सा रहेगा, हम खुद मिस्टर राम से ही पूछें। ठीक है ना।
तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें मिस्टर राम से नहीं पूछेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके दोस्तों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके पड़ोसियों से पूछेंगे, तो एक्यूरेसी कम मिलेगी। इसमें बायस्ड भी हो सकता है और डाउटफुल कंक्लूजन। अगर इन्फॉर्मेशन ही हमारे को लेस एक्यूरेट मिली है, मतलब कम शुद्ध है, वो गलत भी हो सकती है, तो उसका जो कंक्लूजन है उस पर भी हमारे को क्या रहेगा, डाउट रहेगा। ठीक है, अब आगे डायरेक्ट मेथड में और इनडायरेक्ट मेथड में डिफरेंस दे रखे हैं। देखो फर्स्ट है, इन द केस ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर एस्टेब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द इन्फॉर्मेंट्स। डायरेक्ट मेथड में तो हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं इन्फॉर्मेंट से। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन इज कॉन्टैक्टिंग विद अदर देन दोज अबाउट हु इन्फॉर्मेशन इज साउंड। मतलब इनडायरेक्ट में हम किसी और पर्सन से कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन इज जनरली पॉसिबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल, यानी स्मॉल एरिया में सूटेबल है, और इनडायरेक्ट मेथड लार्ज एरिया में सूटेबल है। थर्ड डिफरेंस क्या है, थर्ड डिफरेंस यहाँ पे, इन द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेल वर्ज इन द नॉलेज एंड कल्चर हैबिट ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। अगर मतलब कि डायरेक्ट मेथड हम तभी यूज़ कर पाएंगे अगर हमारे को इन्फॉर्मेंट्स का जो लैंग्वेज है, उसका कल्चर हैबिट, उसको हमारे को उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। सपोज करो मिस्टर राम जो है मान लो साउथ इंडिया से, तो उसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस होगा। अगर हमारे को उसकी लैंग्वेज नहीं आती और उसको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर डायरेक्ट मेथड कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हम उससे मिलेंगे, वो हमारी एक लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाएगा, हम उसके लिए तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी हमारे को। तो डायरेक्ट मेथड में हमारे को इन्फॉर्मेंट्स का जो कल्चर है, हैबिट है, जो लैंग्वेज है, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन इनडायरेक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस दे रखा है कॉस्ट का, डायरेक्ट मेथड ज़्यादा कॉस्टली है कंपेरिजन टू इनडायरेक्ट मेथड। अब अगला थर्ड मेथड है भाई, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट। देखो इस मेथड में जो इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेटर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेटर अपने जो लोकल पर्सन है ना, उनको अपॉइंट कर देता है एरिया वाइज। जैसे इस मेथड को मोस्टली जो हमारी न्यूज़ एजेंसी है ना, ये यूज़ करती है। इनके हर एक एरिया में इनके रिपोर्टर होते हैं। ठीक है, हाँ, जो वो अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर के हेड ऑफिस में भेज देते हैं। फिर वो हेड ऑफिस से उस इन्फॉर्मेशन को टेलीकास्ट किया जाता है रेडियो पे और टेलीविज़न पे। ठीक है, तो ये मेथड स्पेशली न्यूज़ एजेंसियाँ ही यूज़ करती हैं हमारी, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कोरस्पोंडेंट। तो इसमें बताएंगे कि अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट लोकल पर्सनस और कोरस्पोंडेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन about their places and sent to the head office of investigator। क्लियर है भाई? इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर अलग अलग एरिया में पर्सनों को अपॉइंट करता है, वो अपने एरिया की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इन्वेस्टिगेटर के पास सेंड कर देते हैं। क्लियर है? सूटेबिलिटी क्या है, रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज नीडेड। अगर हमारे को रेगुलर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है तभी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। जैसे न्यूज़ वालों को तो डेली इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, डेली की न्यूज़ चाहिए, तो वो यूज़ करते हैं इस मेथड को। सेकंड क्या, द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, कितना भी बड़ा एरिया हो आराम से हो जाएगा कवर, वहाँ के पर्सन अपॉइंट कर देंगे। द इन्फॉर्मेशन इज टू बी यूज बाई जर्नल, मैगजीन, रेडियो, टीवी एट्सेट्रा। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ यूज़ होती है इनकी, मैगजीन्स में, जर्नल्स में, रेडियो पे, टीवी पे। ए वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और इन्फॉर्मेशन इज नॉट, अगर हमारे को ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, 100% एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो भाई जो ये हमारे जो न्यूज़ वालों का एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक्यूरेसी कम होती है। मान लो कोई भी न्यूज़ है, हम अलग अलग चैनलों पे देखते हैं, ठीक है, तो सभी की न्यूज़ में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना, कोई भी न्यूज़ अगर हमने देखी है, मान लो अलग अलग चैनल्स पे हम देखते हैं, तो उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है हमारे को, मतलब एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी नहीं होती उसमें। ठीक है, मेरिट्स क्या है इसकी, इकोनॉमिकल, ये मेथड ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं है, इसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, मनी भी ज़्यादा नहीं लगती और ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ते। वाइड कवरेज, बड़े एरिया में सूटेबल है, कंटिन्यूटी है, इन्फॉर्मेशन हमारे को कंटिन्यू मिलती रहेगी और सूटेबल फॉर सम स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज़ के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, डीमेरिट क्या है, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, इसमें ओरिजिनलिटी की कमी होती है इसमें। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल नहीं होती। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं होती। देखो यूनिफॉर्मिटी क्या होती है, जब एक काम को केवल एक ही पर्सन करता है,
ठीक है, तो वो ये अपने मेथड से करेगा तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी। लेकिन इस मेथड में तो जो हमारे जो हमने जो लोकल पर्सन अपॉइंट किए हैं वो सब अलग अलग है, कोई किस मेथड से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कोई किस मेथड से, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट है पर्सनल बायस, यानी इस मेथड में पर्सनल बायस भी हो सकता है, तो फिर उससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन डाउटफुल रहेगी, लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी की कमी होती है। और पांचवा पॉइंट क्या, डिले इन कलेक्शन, कई बार इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में डिले भी हो जाती है। ठीक है, तो हमारे 3 मेथड कंप्लीट हो गए हैं भाई, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट और इन्फॉर्मेशन थ्रू लोकल सोर्सेज। अब लास्ट मेथड और है प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल। देखो इस मेथड के मैंने 2 पार्ट बताए हैं आपको, मेलिंग मेथड और दूसरा क्या है, एन्यूमरेटर मेथड। देखो इस मेथड में क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेटर पहले से ही एक क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार कर लेता है। ठीक है, मतलब उसने जो जो क्वेश्चन पूछने हैं इन्फॉर्मेंट से, उन क्वेश्चनों की एडवांस में क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार कर लेता है। ठीक है, और इसको हम 2 वे में यूज़ कर सकते हैं, एक तो मेल से और एक एन्यूमरेटर से। अगर हमने मेलिंग मेथड यूज़ करना है तो इन्वेस्टिगेटर उस क्वेश्चनों की लिस्ट को इन्फॉर्मेंट्स के पास मेल कर देता है। ठीक है, फिर जो इन्फॉर्मेंट्स है उनके आंसर फिल करके उसको वापस रिटर्न कर देता है इन्वेस्टिगेटर के पास, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर एन्यूमरेटर मेथड यूज़ किया है तो जो क्वेश्चनों की जो लिस्ट तैयार की है उसको लेकर इन्वेस्टिगेटर कुछ पर्सन अपॉइंट करेगा, उनको एन्यूमरेटर बोलते हैं, जो हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेटर की। तो एन्यूमरेटर उन क्वेश्चनों की लिस्ट को लेके इन्फॉर्मेंट्स के घर पे जाएंगे, वहाँ उससे आंसर पूछेंगे उन क्वेश्चनों के, और उन आंसरों को एन्यूमरेटर खुद ही फिल करेंगे, फिर वो आंसर जो है इन्वेस्टिगेटर के पास सबमिट करवा देंगे एन्यूमरेटर। तो इसको 2 वे में यूज़ किया जाता है। तो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर ए क्वेश्चनर कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंक्वायरी, यानी जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछने हैं उनकी एक लिस्ट तैयार हो जाती है। इसको 2 वे में यूज होता है, मेलिंग मेथड और एन्यूमरेटर। मेलिंग मेथड क्या है, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनर आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स, जो क्वेश्चनों की लिस्ट है वो हमने मेल कर दी इन्फॉर्मेंट्स के पास। ए लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनर गिविंग द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, एक लेटर साथ में बताया जाता है कि हम आपसे इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, इसके पीछे हमारा पर्पज क्या है। इट इज ऑल्सो एश्योर्ड दैट द इन्फॉर्मेशन वुड बी कीप्ड सीक्रेट, उनको इस चीज़ की गारंटी भी दी जाती है भाई आपसे जो इन्फॉर्मेशन ली गई हो सीक्रेट रखेंगे हम। द इन्फॉर्मेंट्स नोट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन एंड रिटर्न द कंप्लीटेड क्वेश्चनर टू द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्फॉर्मेंट्स है उन क्वेश्चनों के आंसर नोट करता है और उसको रिटर्न कर देता है इन्वेस्टिगेटर के पास। क्लियर है। सूटेबिलिटी बड़े एरिया में सूटेबल है, और दूसरा द इन्फॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड, मतलब जो हमारा इन्फॉर्मेंट्स है वो एजुकेटेड होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर वो इलिटरेट है, अनपढ़ है, तो फिर ये मेथड सूटेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कैसे आंसर देगा, फिर उसको आंसर खुद ही फिल करने हैं। मेरिट्स क्या, इकोनॉमिकल, ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा ना टाइम लगेगा। ठीक है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल होगी, क्योंकि पर्सनल उसी से इन्फॉर्मेशन मिल गया जिसकी हमने लेनी है। वाइड कवरेज बड़े एरिया में सूटेबल है। डीमेरिट्स क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, बहुत सारे पर्सन क्या करेंगे, बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स उन क्वेश्चनों के आंसर नहीं देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। जनरली द इन्फॉर्मेंट्स डोंट टेक इंटरेस्ट इन क्वेश्चनर एंड फेल टू रिटर्न द क्वेश्चनर, दोज हु रिटर्न ऑफन सेंड इनकम्प्लीट आंसर। दूसरा क्या, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती वो इसमें, हमने जो क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार कर दी और उसको मेल कर दिया हमने एक बार इन्फॉर्मेंट्स के पास, तो क्वेश्चन फिर चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड था उसमें जो इन्वेस्टिगेटर जब पर्सनली मीट करता था इन्फॉर्मेंट से, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चनों को चेंज कर सकता था, लेकिन इसमें चेंज नहीं होंगे। लिमिटेड यूज, इसका केवल लिमिटेड यूज ही इस मेथड का। अगर हम एक ऐसे एरिया में सर्वे कर रहे हैं जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, यानी उस एरिया में सभी पर्सन एजुकेटेड है, तो ये मेथड हम यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बाइस्ड भी हो सकता है इसमें, और एक्यूरेसी भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेंट्स हैं कई बार लो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं देते, उनको समझ नहीं आता कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आंसर क्या देना है। ठीक है। अच्छा, एन्यूमरेटर मेथड, अंडर दिस मेथड ए क्वेश्चनर इज प्रीपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोच द इन्फॉर्मेंट्स, एनिमेटर खुद अप्रोच करता है इन्फॉर्मेंट से, घर पे जाता है, बाई पुटिंग क्वेश्चन आर कॉल्ड शेड्यूल, और उसे क्वेश्चन पुट करता है। थस अंडर दिस मेथड द एनिमेटर हिमसेल्फ फिल द शेड्यूल आफ्टर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। तो इस मेथड में जो एनिमेटर है वो खुद आंसर फिल करेगा वो इस शेड्यूल में, वो इन्फॉर्मेंट से पूछ के। एनिमेटर कौन, एनिमेटर आर दोज पर्सन
हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डाटा। ठीक है, सूटेबिलिटी क्या है, बड़े एरिया में सूटेबल है। दूसरा, द इंफॉर्मेशन नीड स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर, और द इन्वेस्टिगेटर आर वेल वर्ज्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट्स। एक तो बड़े एरिया में सूटेबल है, एक इसी इन्वेस्टिगेशन में अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो हमारा अच्छा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए और स्किल्ड पर्सन होना चाहिए, और इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर को जो जहाँ की इन्फॉर्मेशन करे वहाँ की जो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो लैंग्वेज, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, ये मेथड जो है प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। जो एन्यूमरेटर अपॉइंट करेगा इन्वेस्टिगेटर को, पहले ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस खर्चे को हैंडल नहीं कर सकती, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही यूज़ करेगी इस मेथड को। पार्स इसमें भी बायस्ड हो सकता है, अगर जो हमारा एन्यूमरेटर है वो बायस्ड कर सकता है, उससे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं आएगी फिर हमारे पास। अब वही कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर एंड शेड्यूल एंड देयर क्वालिटी, यानी इस मेथड में हमारे को पहले क्वेश्चनों की लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, इसको क्वेश्चनर बोलते हैं, हिंदी में प्रश्नावली बोलेंगे। तो उसको कैसे तैयार करना है उसके बारे में बताया है। देखो, फर्स्ट क्वालिटी दे रखी है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिमिटेड होने चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि कम से कम क्वेश्चन ही ऐड करें। अगर हमने ज़्यादा क्वेश्चन ऐड कर दिए तो मतलब जो हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो जो इन्फॉर्मेट है उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है। सेकंड, सिंपलिसिटी, यानी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए ताकि इन्फॉर्मेट्स उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चनों का ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब ये है यहाँ पे कि मान लो हमने हमारा पर्पज है सभी की पर्सनल इनकम पता करना, और हम सीधा पहले क्वेश्चन यही पूछ ले कि व्हाट इज योर मंथली इनकम, तो ये प्रॉपर ऑर्डर नहीं है। सबसे पहले हम पूछेंगे कि व्हाट्स योर नेम, आपका नेम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी मंथली इनकम क्या है। तो प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए भाई क्वेश्चन का। फोर्थ पॉइंट है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन, अनडिजायरेबल क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे, हम केवल वही क्वेश्चन ऐड करेंगे जो हमारी इंक्वायरी से रिलेटेड। नॉन कॉन्ट्रावर्स क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब इसमें हम कोई भी पार्सलिटी नहीं करेंगे क्वेश्चन पूछते टाइम। कैलकुलेशन इग्नोर करनी है, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं पूछने हैं। प्री टेस्टिंग पायलट सर्वे, मतलब क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए। सम क्वेश्चन भी आस्क फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑन ट्रायल बेस, ट्रायल बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उससे। इफ देयर आंसर इन्वॉल्व सम डिफिकल्टी दिस कैन बी रीफ्रेम्ड अकॉर्डिंगली, सच टेस्टिंग इज टेक्निकल कॉल्ड पायलट सर्वे। मतलब पहले हम इन्फॉर्मेंट से कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ट्रायल बेस पे, फिर देखेंगे कि वो आंसर कैसे दे रहा है, फिर हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चनर में साथ में इंस्ट्रक्शन भी देना है कि आपको कैसे फिल करनी है। क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनको हम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकें। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और क्वेश्चनर के साथ में एक लेटर भी डालना है जिसमें हम उस इन्फॉर्मेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें, इसके जो क्वेश्चन उनके राइट आंसर देके इसको जल्दी से जल्दी रिटर्न करें हमारे पास। तो अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी किस किस टाइप के क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चनर में पूछ सकते हैं। एक तो देखिए सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चन, सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चन जिनका आंसर येस और नो, राइट और रॉन्ग या गुड और बैड में हो सकता है। डू यू हैव ए कार, येस और नो में आंसर आएगा। ठीक है, मतलब जिन क्वेश्चनों के आंसर येस, नो या राइट और रॉन्ग या गुड और बैड में होते हैं, ये होते हैं हमारे सिंपल अल्टरनेट क्वेश्चन। दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन पूछेंगे उनके हम ऑप्शन देंगे। ठीक है, और जो उसका आंसर होगा उसके सामने इन्फॉर्मेंट्स टिक कर देगा। ये होते हैं MCQ, इस टाइप के क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन जो है, जैसे एग्जांपल देखें, इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हो, या हाउ मच पॉकेट अलाउंसेज डू यू गेट, आपको जो है जेब खर्च कितना मिलता है हर महीने। ठीक है, तो ये क्या हमारे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है। और ओपन क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओपन क्वेश्चन क्या होते हैं, ओपन क्वेश्चन में किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम इन्फॉर्मेंट्स की खुद की ओपिनियन पूछते हैं। जैसे एग्जांपल दिया कि हाउ कैन प्राइजेज इन इंडिया बी कंट्रोल्ड, मतलब हमने इन्फॉर्मेंट से पूछा कि हम अपने इंडिया में प्राइजेज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई को कैसे रोक सकते हैं। तो इसमें इन्फॉर्मेंट्स अपने खुद की ओपिनियन बताएगा हमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने क्वेश्चनर में ऐड कर सकते हैं। अब आ गया कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। देखो जो सेकेंडरी डाटा है
वो हमने खुद कलेक्ट नहीं करने, वो किसी और पर्सन या इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी कलेक्ट कर रखे हैं, हम तो केवल उनको यूज करेंगे। ठीक है, तो सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो दो होते हैं, एक तो पब्लिशिड सोर्सेज और एक अनपब्लिशिड। पब्लिशिड सोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जैसे किसी ने अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और कलेक्ट करके उसको पब्लिश करवा दिया न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। ठीक है, अगर हमने न्यूज़पेपर से पढ़ के कोई इन्फॉर्मेशन ली है या किसी मैगजीन से ली है तो हमारे लिए क्या है, वो पब्लिशिड सोर्सेज है। और अनपब्लिशिड सोर्सेज क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको पब्लिश नहीं करते, बिल्कुल बल्कि सीक्रेट रखते हैं। तो हम उनके ऑफिस में जाके वहाँ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो पब्लिशिड सोर्सेज मैंने बताया कि गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया पब्लिश ए वैरायटी ऑफ स्टैटिक्स एज देयर रूटीन एक्टिविटी। जैसे हमारे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने टाइम टू टाइम अपनी जो इन्फॉर्मेशन, जो एक्टिविटी है उनको पब्लिश करते हैं। एज दीज आर पब्लिश बाय द गवर्नमेंट data are fairly reliable. Some of the notable government publications on statistics are Statistical Abstract of India, Annual Survey of Industries, Agriculture Statistics of India, Reserve Bank of India Bulletin etc. मतलब ये ऐसे हैं, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। सेकेंड है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, यानी कुछ सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस भी ऐसे हैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे इन्होंने यहाँ बताया है, सेमी गवर्नमेंट बॉडीज सच एज म्यूनिसिपल एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिलिंग पब्लिश डाटा रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ एंड डेथ। दीज डाटा आर आल्सो फेयरली रिलायबल एंड यूजफुल। रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन, जैसे बहुत सारी कमेटी और कमीशन जो अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, जो हमारी ट्रेड एसोसिएशन है वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं। जैसे हमारा शुगर मिल का एसोसिएशन है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करता है। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो रिसर्च एक्टिविटी करते हैं वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर देते हैं। जर्नल एंड पेपर्स, बहुत सारे पेपर्स है जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स है, ठीक है, कॉमर्स फैक्ट फॉर यू, ये मैगजीन है, ये हमारे को बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर, कोई इंडिविजुअल रिसर्चर है, उसने कोई रिसर्च किया है तो अपनी इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिश कर देता है मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में। इंटरनेशनल पब्लिकेशन, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आईएलओ, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो हम वहाँ से पढ़ के ये इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हमने कलेक्ट थोड़ी की इन्फॉर्मेशन, हमने तो केवल वहाँ से पढ़ा है, उनको कलेक्ट किए, उस संस्था ने किए हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये सेकेंडरी डाटा है। और कौन से, पब्लिशिड सोर्सेज से। अब अनपब्लिश्ड sources, there are some unpublished secondary data as well. These data are collected by the government organization and others generally for their self-use or office record. These data are not published. These unpublished numerical information may however be used as secondary data. ठीक है भाई, तो सेकेंडरी डाटा के दो सोर्सेज हैं, पब्लिशिड सोर्सेज और अनपब्लिशिड सोर्स। अब प्रिकॉशंस इन द यूज ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा को यूज़ करने से पहले हमारे को कुछ बातों का ध्यान रखना, क्योंकि सेकेंडरी डाटा जो हैं वो हमने स्वयं कलेक्ट नहीं किए हैं, वो किसी और पर्सन ने या इंस्टीट्यूट ने कलेक्ट किए हैं, हम तो केवल उनको यूज कर रहे हैं। तो उनको यूज करने से पहले हमने कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया है, फर्स्ट एबिलिटी ऑफ द कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी पर्सन ने या ऑर्गेनाइजेशन ने वो डाटा कलेक्ट किए हैं, हमारे को उसकी एबिलिटी का पता करना है, मतलब उसको कितना एक्सपीरियंस है स्टैटिक्स का। ठीक है, उसको डाटा कलेक्ट करने का कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ हमने चेक करनी है। सेकेंड, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर ये देखें कि उस पर्सन ने जिस टाइम पे डाटा कलेक्ट किए थे उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसने किस पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्ट किए थे और हमारा पर्पज़ क्या है। अगर दोनों के पर्पज़ मैच करते हैं तो हम उन डाटा को आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी कि वो जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंडरी डाटा, वो जिस पर्सन ने भी कलेक्ट किए थे उसने किस मेथड से कलेक्ट किए थे, क्योंकि हमने 4 मेथड पढ़े हैं, चारों की अपनी अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। फिर टाइम एंड कंडीशन ऑफ द कलेक्शन, हम ये देखें कि उस पर्सन ने वो डाटा जब कलेक्ट किए थे उस टाइम पे कैसा टाइम था, नॉर्मल टाइम था या वार टाइम था। जिन्होंने यहाँ बताया है, नॉर्मल टाइम के डाटा में और वार टाइम के डाटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि जब युद्ध चलते हैं वार टाइम तो उसमें क्या होता है, कंडीशन नॉर्मल नहीं होती। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ द यूनिट, फिर ये देखें कि उस पर्सन ने जब डाटा कलेक्ट किए हैं तो उन्होंने डाटा को किस यूनिट में डिफाइन किया है। अगला है भाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी चेक करेंगे।
Accuracy of the data should also be checked. If the available data do not conform to the required degree of accuracy, these should be discarded. अगर वो डाटा हमारे को एक्यूरेट नहीं लग रहे तो फिर हमने उन सेकंड डाटा को यूज नहीं करना चाहिए। अब जैसे इन्होंने बताया कि हाँ 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, हमारे हमारे इंडिया के 2 इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं भाई सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के। ये हमारे इंडिया में 2 डिपार्टमेंट एक तो सेंसस ऑफ इंडिया और एक है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इन दोनों डिपार्टमेंटों का काम क्या है, डाटा को कलेक्ट करना। टाइम टू टाइम ये स्पेशल डाटा कलेक्ट करते हैं और उन इंफॉर्मेशन को न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं। जैसे सेंसस ऑफ इंडिया है, सेंसस ऑफ इंडिया इज ए पता नहीं क्या लिखा है, इंडिया इज पब्लिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। It is published by registered journal census commissioner. It is a very comprehensive source of secondary data. It relates to population size and the various aspect of demographic change in India. Broadly, it includes statistical information on the following parameters. यानी जो सेंसस ऑफ इंडिया है ये डिपार्टमेंट स्पेशली पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए ओपन किया गया है, लेकिन इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन की डाटा कलेक्ट करता है, जैसे साइज, ग्रोथ रेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन और स्टेट ऑफ लिटरेसी। ठीक है। दूसरा डिपार्टमेंट है हमारा NSSO, यानी शॉर्ट फॉर्म में बताया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी टाइम टू टाइम डाटा कलेक्ट करके पब्लिश करता है। Report and publications of NSSO is another important source of secondary data in India. NSSO is a government organization under the Ministry of Statistics and Program implementation. This organization conduct regular sample survey to collect basic statistical information relating to a variety of economic activity in rural as well as urban area. ठीक है भाई, तो ये 2 डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में जो जिनका काम डाटा कलेक्ट करने का ही है और ये डाटा को कलेक्ट करके फिर टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है। तो जैसे NSSO है, ये किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन देता है हमारे को, लैंड एंड लाइव स्टॉक होल्डिंग, हाउसिंग कंडीशन एंड माइग्रेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन स्लम डेवलपर्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस इन इंडिया, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इन इंडिया इंक्लूडिंग लेवल एंड पैटर्न ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ डाइवर्स कैटेगरी ऑफ द पीपल, सोर्सेज ऑफ हाउस होल्ड इनकम इन इंडिया। ठीक है। तो इन 2 डिपार्टमेंटों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हैं हमारे डिपार्टमेंट जो डाटा को कलेक्ट करके पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है भाई। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर जो था कलेक्शन ऑफ डाटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं समरी बता देता हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको डाटा की डेफिनेशन बताई, फिर सोर्सेज ऑफ डाटा, 2 सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी। फिर टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। फिर मैंने आपको उन दोनों में डिफरेंस बताया, प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं प्राइमरी डाटा, 4 मेथड पढ़े हमने। फिर हमने सेकेंडरी डाटा के दोनों सोर्सेज पढ़े, पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड सोर्सेज। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसको अपनी फेयर कॉपी में इसके नोट्स बनाने हैं सभी को।